हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद सुमित। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होता क्या है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इज जस्ट लाइक अ एबीसीडी। मींस जब किसी बच्चे को इंग्लिश सीखना हो तो हम लोग उसको एबीसीडी पहले सिखाते हैं। मैथ्स के लिए 1 2 3 4 सिखाते हैं, हिंदी के लिए क ख ग सिखाते हैं। वैसे ही जो बच्चे कॉमर्स के फील्ड से जुड़ते हैं तो उन्हें कॉमर्स के फील्ड में अकाउंट से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये सारे टर्म्स वहां पे आते हैं, और जब हमको उनका बेसिक मीनिंग पता नहीं होगा तो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये चैप्टर हमारे अंदर उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में हमारा हेल्प करेगा। तो अब हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है उसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हमारा जो पहला टर्म है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन को हिंदी में बोलते हैं लेन देन, और बिजनेस का मतलब जो हो गया हमारा व्यापार। तो बिजनेस में जो डेली बेसिस पे जो रोज लेन देन होता है, लेन देन का मतलब हम किसी से सामान खरीद रहे हैं, हम किसी को सामान बेच रहे हैं, किसी से पैसा हमारे पास आया या हम किसी को पैसा दिए, इस तरीके का बहुत सारा ट्रांजैक्शन रोज होते रहता है बिजनेस के अंदर। उसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। इट इज अ ट्रांजैक्शन व्हिच आर परफॉर्म इन अ बिजनेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस में होते रहता है रेगुलर बेसिस पे, एंड इट इज फाइनेंशियल इन नेचर। और इसका नेचर क्या है? फाइनेंशियल नेचर का। फाइनेंशियल नेचर का मतलब जिसको आप मनी में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मनी में एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वन, अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज अ प्लेस। अकाउंट एक प्लेस होता है वेयर वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन अंडर पर्टिकुलर हेड। मतलब उस प्लेस को हम लोग अकाउंट बोलते हैं जहां पे हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑन अ पर्टिकुलर हेड बेसिस। वहां पे पर्टिकुलर एक हेड होता है, उसके बेसिस पे उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट वन, कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजी। मींस किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए जो शुरुआत में लोग पैसा लगाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल या पूंजी। और कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं है, बिजनेस नहीं है जिसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं होता। हाँ, ये डिपेंड करता है कि बिजनेस के ऊपर। बिजनेस का साइज अगर बड़ा है तो कैपिटल ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और बिजनेस का साइज अगर छोटा है तो कम करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब आते हैं कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल रेफर्स टू दोज अमाउंट। कैपिटल उस अमाउंट को बोलते हैं विच आर इन्वेस्टेड, जो लगाया गया है, इन्वेस्ट किया गया है, किसके द्वारा? प्रोप्राइटर और ओनर, मतलब जो बिजनेस का मालिक है उसके द्वारा जो पैसा लगाया गया है। क्यों? बिजनेस को शुरू करने के लिए। उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। इट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ एसेट्स आल्सो। और ये चीज ध्यान रखना है, बहुत बार हम लोगों को ये लगता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा लगाए सिर्फ वही हमारा कैपिटल कंसीडर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमारे पास पैसे के अलावा कोई संपत्ति, कोई एसेट्स है, तो हम क्या करेंगे? उसको भी यूज कर सकते हैं कैपिटल के रूप में। इसीलिए कहा गया है कि सिर्फ पैसा नहीं, अगर कोई एसेट्स भी लगाते हैं तो वो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट हो जाएगा, कैपिटल कंसीडर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमको एक कोचिंग स्टार्ट करना है तो कोचिंग स्टार्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? ये व्हाइट बोर्ड, सेटअप, फिर आपका मार्कर, डस्टर, टेबल, बेंच, जो भी है। अब सपोज मेरे पास बेंच 5-7 बेंच पहले से है, तो हम फिर अलग से उस पर इन्वेस्ट क्यों करेंगे? हम वही बेंच का यूज कर लेंगे बिजनेस को, अपने कोचिंग को स्टार्ट करने में। तो वो जो बेंच हमारा हो गया वो भी तो कैपिटल का पार्ट हो गया, क्योंकि उसको हमको खरीदना नहीं पड़ा। अगर नहीं होता तो खरीदना पड़ता। तो कैपिटल समझ में आ गया कि जो बिजनेस का मालिक बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा या सामान लगाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। और ये फर्म के लिए क्या हो जाता है? कैपिटल को फर्म का लायबिलिटी माना जाता है। फर्म उसके बदले में सामने वाले को इंटरेस्ट पे करती है। और कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। मतलब हमारे फर्म में जितना भी एसेट्स है, जितना भी संपत्ति है, उसमें से दायित्व को घटा देंगे। मतलब अगर हम किसी से बाहर वाले से पैसा उधार लिए हुए हैं तो अपने एसेट्स में से उन सभी को पहले पेमेंट करेंगे। व्हाटएवर अमाउंट इज लेफ्ट, जो भी पैसा बचेगा वो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। इसके बाद नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग किसे बोलते हैं? When a businessman withdrew cash goods from their own business,
जब कोई बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से पैसा या सामान निकालता है, किस लिए? पर्सनल यूज, खुद पे खर्च करने के लिए या खुद के फैमिली के ऊपर खर्च करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग। तो ये चीज ध्यान देना, बहुत बार क्या होता है हम लोग को इसको लेकर के कंफ्यूजन रहता है। बहुतों से बच्चों से अगर आप पूछो कि ड्राइंग क्या होता है, तो उन लोगों का सिंपल सा आंसर होता है क्या, कि जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालता है उसको ड्राइंग, मतलब उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया है कि पैसा निकालेगा तो ड्राइंग होगा। अगर उससे आप पूछ लो गुड्स निकालेंगे तो नहीं नहीं, वो ड्राइंग नहीं हुआ, तो ये रॉन्ग है। बिजनेस से जब आप पैसा निकालो या सामान निकालो उसको हम ड्राइंग बोलेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज और है, यूजेस, किस लिए यूज कर रहे हैं। अगर पर्सनल यूज के लिए तब वो ड्राइंग होगा, लेकिन अगर पर्सनल यूज के लिए नहीं, ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो वो ड्राइंग नहीं होगा। मतलब बिजनेस से पैसा निकला या सामान निकला तो ड्राइंग नहीं होगा। यूज देखना है कि किस लिए यूज कर रहे हैं। अगर पर्सनल यूज के लिए है तो वो ड्राइंग होगा, अदरवाइज वो ऑफिशियल पर्पस के लिए तो उसको ड्राइंग नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट वन, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? दायित्व, बोझ, बर्डन। तो इट रेफर्स टू दोज अमाउंट, ये उस अमाउंट को बोलते हैं which is paid by the firm। कौन पे करता है? कोई एक फर्म या कोई एक पर्सन। किसको पे करता है? आउटसाइडर को। मतलब लायबिलिटी क्या हो गया? तो लायबिलिटी उस अमाउंट को बोलेंगे जो एक इंसान या एक फर्म किसी बाहर वाले को पे कर रहा है। तो पे क्यों किया? तो जरूर हम किसी दूसरे से कुछ पैसा बोरो किए होंगे या क्रेडिट में ट्रांजैक्शन किए होंगे, सामान वगैरह खरीदे होंगे क्रेडिट में, इसलिए हमको पेमेंट करना पड़ा। अब लायबिलिटी के अंदर में कुछ उसका फर्दर टाइप भी है। सबसे पहले होता है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एज अ नेम सजेस्ट, जैसा कि इसका नाम से हम लोगों को समझ में आ रहा है, मींस इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल का मतलब अंदर के लोग और एक्सटर्नल मतलब बाहर का लोग। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब हो गया कि इट इज अ लायबिलिटी व्हिच इज पेड बाय अ फर्म टू इट्स ओनर। मींस जब कोई लायबिलिटी ऐसा होगा जो पेमेंट हमको करना तो है, बट किसको कर रहे हैं? किसी बाहर वाले को नहीं, अपने ही बिजनेस का ओनर को, मैनेजर को, एम्प्लॉइज को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि वो हमारे बिजनेस का है, कोई बाहर का आदमी नहीं। लेकिन हाँ, एक्सटर्नल लायबिलिटी में ये होगा क्या? एक्सटर्नल लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी व्हिच इज पेड टू अ पर्सन हु इज नॉट इनसाइडर। वो इनसाइडर नहीं है, वो कोई बाहर वाला है जिसको हमको पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए बाहर वाले को पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? एक्सटर्नल लायबिलिटी। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब पैसा तो देना है दोनों में, इंटरनल लायबिलिटी हो या एक्सटर्नल हो, पैसा तो पेमेंट करना पड़ेगा, बट बिजनेस के लोगों को अगर पे कर रहे हैं तो वो इंटरनल लायबिलिटी होगा, लेकिन अगर बाहर वाले को पेमेंट कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होगा। नेक्स्ट वन, नॉन करेंट लायबिलिटी, और एक और होता है हमारा करंट लायबिलिटी। आपको जब याद रखना हो तो ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल है, ये ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, इसको आप याद रख सकते हो पर्सन के बेसिस पे। अंदर वाला अगर है तो इंटरनल लायबिलिटी, बाहर वाला है तो एक्सटर्नल लायबिलिटी। लेकिन इन दोनों को याद रखना है तो आप इसको टाइम से याद रखना। टाइम से याद रखना मतलब क्या है? लायबिलिटी तो दोनों, यहां भी पैसा देना पड़ेगा, बट टाइम इंपॉर्टेंट होता है, टाइम फैक्टर बहुत जरूरी होता है। मतलब आपको किसी को पैसा देना है तो सोचो कि पैसा पेमेंट करने के लिए आपको टाइम कितना मिला। अगर आपको सामने वाले को पेमेंट करने के लिए 1 साल से कम समय का टाइम मिल रहा है या 1 साल से ज्यादा समय का टाइम मिल रहा है, उसके हिसाब से ये टाइप बना हुआ है। मींस नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी व्हिच हैज टू बी पेड बाय अ फर्म आफ्टर 12 मंथ्स। मींस नॉन करेंट लायबिलिटी उस लायबिलिटी को बोलेंगे जो एक फर्म को पे तो करना पड़ रहा है, बट कितने समय में? आफ्टर 12 मंथ, मतलब 12 महीने से ज्यादा का टाइम मिल रहा है। वहीं करंट लायबिलिटी जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी व्हिच इज पेड बाय द फर्म बट नॉट मोर देन 12 मंथ। वी गेट अ टाइम विद इन अ 12 मंथ। हम लोग को 12 महीने से कम समय का टाइम मिलता है पेमेंट करने का, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटी। ठीक है, इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये 11th का फर्स्ट वीडियो है, जिसको भी बहुत बड़ा नहीं करना है क्योंकि व्यूअर्स को फिर समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे का कॉन्सेप्ट को हम लोग डील करेंगे, आगे का जो टर्म्स उसको डील करेंगे। तब तक इस चैनल पे बने रहें, इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जैसा भी आपको फील हो कमेंट तो जरूर करें, क्योंकि अगर आप लोग फीडबैक देंगे तब हमको भी लगेगा कि हाँ, हमको क्या इंप्रूव करना है, कैसे करना है। आप लोग का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जैसा बताओगे उस हिसाब से हम अपने आप में कुछ कुछ चेंजेस करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग के कारण मेरे में भी इंप्रूवमेंट होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।